चलो वेरी गुड। पहले तो बताओ पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ ना? चलो वेरी गुड। इकोलॉजी है ही आसान बेटा, ठीक है। इकोलॉजी आसान है, बस अच्छे से एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आती। पेपर हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, जो अपनी अगली क्लास होगी, ठीक है, उसमें पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है ना, तो वो हम लेंगे फिर अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सॉइल तक कंप्लीट कर लिया था, यानी सॉइल प्रोफाइल हमने लास्ट में पढ़ा था। ये रही वो स्लाइड, ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें इकोसिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करना है, वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसे आप न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हो और जिसे आप मिनरल साइकिल भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। उससे पहले बेटा मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स 4 हम डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल ओपन करें सभी स्टूडेंट, पेज नंबर 31 पर आए, पेज नंबर 31। आगे सभी पेज नंबर 31 पर मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स 4 डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले से आंसर दे दिया स्टूडेंट्स ने। पहला क्वेश्चन है, a majority of organisms which are restricted to a narrow range of temperature are called as। narrow range of temperature बेटा मैंने आपको बताया था, अगर वाइड रेंज होगी तो यूरीथर्मल कहोगे, नैरो रेंज होगी तो स्टीनोथर्मल कहोगे, ठीक है। यानी आपका आंसर होगा फर्स्ट स्टीनोथर्मल। नैरो रेंज के लिए टर्म यूज होती है बेटा स्टीन। सेकंड, percolation and water holding capacity of soil is dependent upon। बेटा इसमें आपका आंसर आएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्यों आएगा? क्योंकि सॉइल में ओनली पार्टिकल साइज से ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिसाइड नहीं होती। सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, उसमें मिनरल कंटेंट कितने हैं, एयर कितनी है, वाटर कितना है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें हम बात करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ये कितना है, यानी सॉइल का कंपोजिशन देखना होगा। दूसरा, सॉइल में पार्टिकल साइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पार्टिकल साइज अगर बड़े पार्टिकल होंगे तो वाटर में यानी पार्टिकल के बीच गैप ज्यादा होगा तो वाटर का परकोलेशन ज्यादा होगा, ठीक है। यानी पार्टिकल साइज भी डिसाइड करती है। परकोलेशन ज्यादा होगा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। जैसे मैंने लास्ट में आपको सैंड सॉइल के बारे में बताया था, उसमें पार्टिकल साइज बड़ी होती है तो वाटर का परकोलेशन तो ज्यादा होता है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। बेटा परकोलेशन का मीनिंग होता है जैसे ही आपने सॉइल में वाटर ऐड किया, मान लो 1 गिलास पानी डाला, तो वो वाटर धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। यानी धीरे धीरे पानी का जो सॉइल में रिसाव होता है उसे परकोलेशन कहा जाता है। अगर पार्टिकल्स के बीच गैप ज्यादा होगा तो परकोलेशन ज्यादा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। लेकिन छोटे पार्टिकल होंगे तो वहां पर गैप कम होगा, परकोलेशन कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। यानी सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल में पार्टिकल की साइज और पार्टिकल्स का एग्रीगेशन, कलेक्शन, ठीक है, इन सभी पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ सस्पेंशन। इनमें से सस्पेंशन की कौन सी स्टेज नहीं है? वेरी गुड बेटा, आंसर फर्स्ट होगा इसका। मैंने आपको बिहेवियरल अडेप्टेशन के 2 टाइप बताए थे, एक माइग्रेशन, दूसरा सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन में हमने पढ़ा था, एग्जांपल लिए थे हाइबरनेशन,
एस्टाइवेशन, डायपोज, ये तीनों सस्पेंशन में थे। माइग्रेशन अलग से एक प्रोसेस होती है, अलग से एक कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट यानी माइग्रेशन। फोर्थ है सेल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, जिसको हमने कहा था ब्लबर, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन, वेरी गुड, आंसर होगा इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये पॉइंट मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था ब्लबर, वहां पर बताया था, ठीक है। आंसर होगा इंसुलेटर। द सैलिनिटी इन सी वाटर इन पार्ट्स पर थाउजेंड रेंजेस बिटवीन, वेरी गुड, 30 to 35 पढ़ चुके हैं। टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज हीट एंड डेसिकेशन, फिश अंडरगो एस्टाइवेशन, वेरी गुड बेटा, एस्टाइवेशन यानी इसको आप कहोगे समर स्लीप, जिनके लिए समर अनफेवरेबल है वो एस्टाइवेशन शो करते हैं। ये एक सस्पेंशन का टाइप है, ठीक है। यानी बिगिनर बॉक्स 4 हो चुका, कंप्लीट है सभी का, ठीक है बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, समझना ध्यान से। बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसी को हम कह रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, और इसी को हम यहाँ पर नाम देंगे बेटा मिनरल साइकिल। किसी भी नाम से पूछा जाए एक ही बात, समझना ध्यान से। बायोजियोकेमिकल, इसका मीनिंग क्या है? आप सभी जानते हैं बायो का मीनिंग होता है लिविंग, प्लांट भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। जियो का मीनिंग है यहाँ पर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आप एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो नॉन लिविंग के हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है रॉक्स, एयर, वाटर, क्योंकि इनका रोल यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिल में रहेगा, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए, रॉक्स, एयर एंड वाटर। तीसरा है केमिकल, इसे आप कहोगे न्यूट्रिएंट, या इसी को आप कहोगे यहाँ पर मिनरल्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, मिनरल्स है। और साइकिल का मीनिंग होगा पाथवे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल सिंपल सा मीनिंग है मिनरल्स का लिविंग और नॉन लिविंग के बीच साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो होना, ठीक है। मिनरल्स का लिविंग और नॉन लिविंग के बीच साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो होना क्या कहलाएगा? बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसी को आप न्यूट्रिएंट साइकिल कहोगे, इसी को आप मिनरल साइकिल कहोगे, समझना ध्यान से। देखो ये यहां पर मैंने एक प्लांट बनाया, ठीक है, ये है प्रोड्यूसर प्लांट। आपको पता है सन से लाइट लेगा, सोलर एनर्जी लेगा, सॉइल से मिनरल्स लेगा, एयर से CO2 लेगा और सॉइल से वाटर लेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। ये आप सबको पता है बेटा, हम पढ़ चुके हैं बार बार, ठीक है। प्लांट है, सन से लाइट ली, एयर से CO2 ली और सॉइल से वाटर लिया, फोटोसिंथेसिस किया, क्या बनाया? फूड। यहां से फूड लेगा हर्बी, ये यहां पर फीडिंग के लिए आ गया है हर्बी, ठीक है, ये हर्बी। तो जब हर्बीवोर फूड लेगा तो प्लांट से मिनरल्स कहां पर जाएंगे? हर्बीवोर की बॉडी में, यानी मिनरल्स भी फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। चलो इस पर फीडिंग करेगा बेटा कार्निवोर, कार्निवोर शॉर्ट में मैंने लिख दिया सीड, कार्निवोर, ठीक है बेटा। आवाज आ रही ना सभी को? आवाज क्लियर है? ओके बेटा, चलो। तो फूड चेन के थ्रू मिनरल्स आगे बढ़ते हैं, प्लांट से हर्बीवोर के पास जाएंगे, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास जाएंगे। मान लो प्लांट का कोई पार्ट टूटकर नीचे गिरा, हर्बीवोर की यहां पर डेथ हुई, कार्निवोर की भी यहां पर डेथ होगी। तो यहां पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बना उसको आप नाम दोगे डेट्राइट्स। क्या कहा जाएगा इसको? डेट्राइट्स, क्योंकि प्लांट, एनिमल सभी का डेड पार्ट इंक्लूड है, इसलिए हम कहेंगे डेट्राइट्स। इस डेट्राइटस का होगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स। और आप जानते हैं नेचर के मेन डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। जब डिकम्पोजर्स डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन करेंगे
तो बेटा इस प्रोसेस के थ्रू यहां पर सॉइल में क्या रिलीज हो जाएंगे, मिनरल्स, ये सॉइल, और इसमें यहां पर क्या रिलीज होंगे, मिनरल्स। डिकम्पोजिशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और फाइनली इन मिनरल्स को यहां पर कौन अपटेक कर लेगा, ये प्लांट अपटेक कर लेगा। तो देखो, प्लांट से मिनरल हर्बीवोर की बॉडी में, हर्बीवोर से कार्निवोर की बॉडी में डेड ऑर्गेनिक मैटर बना, डेट्राइटस, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, तो डिकम्पोजर ने मिनरल्स वापस कहां रिलीज कर दिए, सॉइल में, और सॉइल से वापस किसने ले लिए, प्लांट में। तो यहां पर मिनरल लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, इसी को आप नाम दोगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। और बायोजियोकेमिकल साइकिल डिकम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी तो सॉइल में मिनरल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, सॉइल में मिनरल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पर मिनरल साइकिल भी ज्यादा चलेगा। और डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, यानी टेम्परेचर, मॉइस्चर, कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, पीएच, ठीक है। और एक पॉइंट और हमने लिया था, जल्दी बताओ बेटा, 5 पॉइंट क्या क्या थे, टेम्परेचर, मॉइस्चर, कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, चौथा जल्दी बोलो, एरोबिक या एनेरोबिक, पीएच में बोल चुका हूं, पीएच में बोल चुका हूं, बताओ। दोनों पॉइंट थे बेटा, एरोबिक भी था एनेरोबिक भी था, लेकिन फेवरेबल कौन सा था ये बताओ, फेवरेबल कौन सा था, एनेरोबिक या एरोबिक? एरोबिक फेवरेबल था, बताया था मैंने, एरोबिक फेवरेबल था, यानी यानी एरोबिक कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, और आप जानते हो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। तो टेम्परेचर यानी वार्म कंडीशन हो, पहला पॉइंट। दूसरा, सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तीसरा, डेट्राइटस का कंपोजिशन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का बना हो। चौथा, एरोबिक कंडीशन हो। और पांचवा, स्लाइटली बेसिक पीएच। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने यहां पर बताए हैं ये डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल होते हैं। और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी, मिनरल्स रिलीज ज्यादा होंगे, सॉइल में मिनरल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट साइकिल ज्यादा चलेगा, प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे, तो हर्बीवोर कार्निवोर भी ज्यादा होंगे, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो डिकम्पोजिशन से आप इन सभी पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 2 टर्म बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो किसी एरिया में जहां ये न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा है, यहां पर एक बहुत बड़ी रॉक सरफेस है, ठीक है, बहुत बड़ी एक चट्टान है, रॉक सरफेस है। आप सभी जानते हैं जब रॉक सरफेस की वेदरिंग होती है, रॉक सरफेस की वेदरिंग होती है तो रॉक्स में प्रेजेंट पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं और रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स भी रिलीज होते हैं। यानी जब यहाँ पर रॉक सरफेस की वेदरिंग होगी तो इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आएंगे, सॉइल में। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर सॉइल में मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं। तो बेटा याद रहे, न्यूट्रिएंट साइकिल में बाहर से न्यूट्रिएंट्स का ऐड होना कहलाता है इनफ्लक्स। एनसीईआरटी में दी गई टर्म है, इसे आप याद रखें, क्या कहलाएगा, इनफ्लक्स। दूसरा पॉइंट, मान लो इस एरिया में रेनफॉल हुआ, ठीक है, ये क्लाउड, और मान लो यहां पर रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ, तो आप जानते हैं रेनफॉल की वजह से एक तो लीचिंग होगा, यानी जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स होंगे वो सॉइल की निचली लेयर्स में चले जाएंगे, जिसे आप कहते हो लीचिंग। दूसरा, कुछ मिनरल वाटर के साथ यहां से चले जाएंगे, इसे आप कहोगे रन ऑफ, यानी कुछ मिनरल्स वाटर के साथ बहकर कहां चले गए, वाटर बॉडी में चले गए। इस प्रोसेस को आपने यहां पर कहा रन ऑफ, इसके लिए टर्म यूज होती है, इसे आउटफ्लक्स भी कहा जाता है या इसे आप ई फ्लक्स भी कहो। तो ये 2 टर्म है बेटा, याद रखें। न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स का ऐड होना क्या कहलाएगा, इनफ्लक्स होना, और न्यूट्रिएंट साइकिल से न्यूट्रिएंट्स का हट जाना, रन ऑफ हो जाना,
क्या कहलाएगा, आउट फ्लक्स, या इसी को आप कहोगे ई फ्लक्स। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में मूव करता है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। मैं आपको बता चुका हूं, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, मिनरल्स फ्लो साइक्लिक, सॉइल फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। बेटा वेदरिंग प्रोसेस कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, वेदरिंग प्रोसेस केमिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है बेटा। रेनफॉल हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, ठीक है, स्नोफॉल हुआ, उसकी वजह से चट्टान धीरे धीरे क्रैक हो रही है, यह हम पढ़ चुके हैं सक्सेशन में, लाइकेन की वजह से भी वेदरिंग होती है, ठीक है ना। तो वेदरिंग प्रोसेस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, और वेदरिंग प्रोसेस किसी लिविंग एंटिटी की वजह से भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो अगर वेदरिंग प्रोसेस होगी तो मिनरल्स न्यूट्रिएंट साइकिल में ऐड होंगे, इसे आप कहोगे इनफ्लक्स। और अगर वाटर के साथ बहकर जा रहे हैं यानी न्यूट्रिएंट साइकिल से हट रहे हैं, तो आप कहोगे आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स। आगे बात समझ में, हाँ बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहो मिनरल्स कहो एक ही बात है, ठीक है। चलो बोलो, ये साइकिल जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। चलो वापस प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसे बेटा यहां पर रिजर्वोयर के बेसिस पर, देखो एक टर्म लिखी हुई है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर, इसका मीनिंग आप लोगे स्टोरेज, ठीक है। रिजर्वोयर का मीनिंग क्या है, स्टोरेज, जहां पर मिनरल्स स्टोर्ड है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टोरेज, इन्हें कहा गया रिजर्व। इस बेसिस पर न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप का होता है, एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में मिनरल की एंट्री गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए क्या कहा गया, गैसियस साइकिल है। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में सॉलिड फॉर्म में एंट्री होगी, इसलिए कहा जाता है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। तो दो टाइप हो गए, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। इनके एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, और इधर फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। ये एग्जाम्पल्स AIPMT 2015 में पूछे जा चुके हैं। AIPMT 2015 यहां से क्वेश्चन पूछा है, बस आपको एग्जाम्पल पहचानने थे। तो क्वेश्चन दिया गया था, एक कॉलम में गैसियस सेडिमेंट्री लिखा, दूसरे कॉलम में उनके सामने एग्जाम्पल लिखे, तो आपको पहचानना था कि गैसियस के सही एग्जाम्पल कौन से हैं और सेडिमेंट्री के सही एग्जाम्पल कौन से ऑप्शन में दिए हैं, ये आपको पहचानना था। चलो देख लो, मॉड्यूल निकालें, साथ साथ हम देख ही लेते हैं क्वेश्चन को। आ जाओ पेज नंबर 92 पर, पेज नंबर 92 पर आ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था 2015 में, पहुंच गए सभी। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखो, 1 to 6 बताओ क्या आंसर होगा। 1 to 6 आंसर बताओ बेटा। वेरी गुड, सेकंड आंसर होगा, एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यहां पर लिखा है गैसियस एंड सेडिमेंट्री और सामने लिख दिए एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 2015 में आ चुका है, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल याद रखें। अब देखो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक तो कार्बन साइकिल हमें पढ़ना है और एक फॉस्फोरस साइकिल हमें पढ़ना है। बेटा फॉस्फोरस साइकिल ये AIPMT 2014 में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन आया था वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे जब फॉस्फोरस साइकिल पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल था वो, आप सोल्व करोगे, आप खुद कहोगे सर बहुत सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। अब इनके रिजर्वोयर की बात कीजिए, स्टोरेज फॉर्म की बात की जाए, तो जो गैसियस साइकिल है इसके मेन रिजर्वोयर होते हैं एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। मेन रिजर्वोयर क्या है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। यहां पर ये जो गैसियस साइकिल है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जो सेडिमेंट्री है इसका जो रिजर्वोयर होता है वो है लिथोस्फीयर यानी अर्थ क्रस्ट। तो आप याद रखना, एक तो गैसियस साइकिल के रिजर्वोयर क्या है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वोयर क्या है, लिथोस्फीयर। और इनके एग्जांपल क्या क्या है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नीचे एक नोट दिया है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक मिनट, ये जो नोट दिया है ये यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है। ये कह रही है द फंक्शन ऑफ रिजर्वोयर टू मीट with the deficit which occurs due to unbalance in the rate of influx and outflux। मैंने आपको इनफ्लक्स आउटफ्लक्स बता दी। अगर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स की वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल में अनबैलेंस या इम्बैलेंस होती है, यानी मिनरल्स की अगर कमी आती है, तो उस कमी को कौन फुलफिल करता है, ये रिजर्वोयर फुलफिल करता है, क्योंकि ये क्या है, मिनरल्स की स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन आपको क्लियर हो ही गया। अब सबसे पहले हम लेंगे बेटा कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल समझो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दो तो क्या हो गए बेटा, ये दो तो हो गए रिजर्व, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ओशियन मतलब हाइड्रोस्फेयर। और लिविंग नॉन लिविंग हम पढ़ ही चुके हैं कि जो भी मिनरल होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो होता है। तो लिखा है कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसको कहा गया कार्बन साइकिल। अगला पॉइंट, ये एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी कहती है कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है, ये आप सभी जानते हैं। वाटर को हटाने के बाद, यहाँ पर ड्राई वेट की बात हो रही है, यानी वाटर इंक्लूड नहीं करना, तो जो ड्राई वेट बचता है उस ड्राई वेट का 49% कार्बन होता है। जो ड्राई वेट बचा उसका 49% क्या होता है, कार्बन होता है। यानी वाटर के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन है। ये एनसीईआरटी ने हमें बताया, यानी कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, इस वैल्यू को, इस डेटा को आप याद रखें। अगला पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, ठीक है, इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन 71% कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन ओशियन। यानी टोटल जो ग्लोबल कार्बन है, टोटल जो ग्लोबल कार्बन है बेटा, उसका 71% कार्बन कहां पर डिसॉल्व फॉर्म में है, वाटर बॉडी में, हाइड्रोस्फीयर में। और हम कह रहे हैं कार्बन के मेन रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर दोनों। तो आप मुझे जल्दी से यहां पर बता दो कि अब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में से भी ज्यादा मेन कौन सा होगा, जल्दी बताओ। हाइड्रोस्फीयर, ओशियन, हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि टोटल कार्बन का 71% कहां पर है, हाइड्रोस्फीयर में है, ओशियन में प्रेजेंट है। तो मेन रिजर्वोयर क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। चलो आगे लिखा है दिस ओशियनिक रिजर्वोयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो उसे फुलफिल कौन करता है, ये हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें 71% कार्बन डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो मेन रिजर्वोयर कौन हुआ, हाइड्रोस्फीयर। अगला पॉइंट, एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। टोटल ग्लोबल कार्बन का ओनली 1% कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 की फॉर्म में। कितना, ओनली 1%। मैक्सिमम कहां पर है, 71% ओशियन में यानी हाइड्रोस्फीयर में, 1% कहां पर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो रिमेनिंग है बेटा वो लिथोस्फीयर पर प्रेजेंट है कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। ये भी आप याद रखें, ठीक है। अगला पॉइंट, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा, इसे आप याद रखना। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट
4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, इसे आप याद रखें, ऑफ कार्बन इज फिक्स इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। पूरे बायोस्फीयर की बात हो रही है, पूरी अर्थ की बात हो रही है, यानी पूरी अर्थ पर जितने भी प्रोड्यूसर हैं एनुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितने किलोग्राम कार्बन को फिक्स करते हैं, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आगे बात समझ में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है, पावर चेंज की जा सकती है, जैसे 13 है तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर आगे वाली वैल्यू 4 ही रहेगी, तो आपको पावर भी याद रखनी है, कितनी है 13। तो ये वैल्यू से आप अच्छे से याद रखें, एक तो 49%, एक 71%, और एक ये एनुअली कितना फिक्स होता है कार्बन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सब? यहाँ पर सिंपल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, बोलो जल्दी। बेटा कार्बन को फिक्स करने का मतलब फोटोसिंथेसिस करना, कार्बन को यूज करना। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है CO2, उसको प्लांट यूज कर रहा है, फिक्स कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और किस फॉर्म में बना दे रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो फिक्स करना मतलब कितना यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कार्बन साइकिल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, और जिस डायरेक्शन में एरो में बनाऊंगा उसी डायरेक्शन में इसे आप याद रखना, आप कभी भूलोगे नहीं। देखो सुनते हैं, मैंने यहां पर लिखा एटमॉस्फेरिक CO, एटमॉस्फेरिक CO2। आप सभी जानते हैं बेटा कार्बन गैसियस साइकिल है, यानी एंट्री गैस की फॉर्म में होगी, और गैस की फॉर्म में कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? CO2 की फॉर्म में। तो जो इसकी एंट्री होगी कार्बन की, वो CO2 की फॉर्म में होगी, और कहां से होगी? एटमॉस्फेयर से। इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर एटमॉस्फेरिक CO2। अब समझते जाए, ये यहां पर मैंने बना दिया प्रोड्यूस, एक प्लांट, एक ट्री मैंने यहां पर बना। आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेरिक CO2 को सबसे पहले कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू यूज करते हैं? तो आप कहोगे सर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 को सबसे पहले किसने यूज किया? प्लांट ने, प्रोड्यूसर, फूड बनाया। इस पर फूड के लिए कौन डिपेंड है? हर्बीवोर। ये हर्बीवोर यहाँ पर फीडिंग के लिए आया, फूड लेगा, तो फूड की फॉर्म में कार्बन आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो फूड की फॉर्म में यानी फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट की बॉडी में जो कार्बन है, जब इस पर हर्बीवोर फीडिंग करेगा तो कार्बन कहां जाएगा? हर्बीवोर की बॉडी में, यानी फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ेगा। जब हर्बीवोर पर कार्निवोर फीडिंग करेंगे, हर्बीवोर पर जब कार्निवोर फीडिंग करेंगे तो हर्बीवोर से कार्बन कहां जाएगा? कार्निवोर की बॉडी में जाएगा, यानी फूड चेन के थ्रू कार्बन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अगली स्टेप लेते हैं। बेटा जब ये प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, जब ये हर्बीवोर रेस्पिरेशन करेगा, और जब ये कार्निवोर रेस्पिरेशन करेगा, तो आप सभी जानते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो, जब रेस्पिरेशन होगा तो CO2 रिलीज हो, और रिलीज होकर कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में। यानी अभी तक 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया, रेस्पिरेशन के थ्रू वापस कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में चला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो प्लांट की डेथ हुई, या प्लांट का कोई डेड पार्ट गिरा, इसको आप कहोगे लेटर फॉल हुआ है। हर्बीवोर की यहाँ डेथ हुई, कार्निवोर की डेथ हुई। मान लो हर्बीवोर की हो गई या कार्निवोर की हो गई या दोनों की हुई, तो यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बनेगा उसे आप नाम दोगे डेट्राइटस, यानी कार्बन डेट्राइटस की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। डेड ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट की डेथ हुई, हर्बीवोर की डेथ हुई, कार्निवोर की डेथ हुई, तो वहां पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट हुआ उसको हम कह रहे हैं डेट्राइटस, यानी कार्बन अब यहाँ पर डेट्राइटस की फॉर्म में है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा,
जब इसका डीकंपोजिशन होगा और डीकंपोजर्स जब डीकंपोजिशन करेंगे, आप जानते हैं डीकंपोजिशन कहां होता है, सॉइल में, और डीकंपोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। यानी जब डीकंपोजर डेट्राइटस का ब्रेकडाउन करेंगे, डीकंपोजिशन प्रोसेस होगी, कहां होती है, सॉइल में, तो जब ये यहाँ पर ऑक्सीजन यूज करेंगे यानी रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, एटमॉस्फेरिक CO2, यानी यहां पर भी रेस्पिरेशन होगा। डीकंपोजर्स रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 रिलीज होगी और CO2 कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। इसी तरह से ये जो रूट है बेटा, ये इस प्लांट की रूट है, तो ये प्लांट कोई हवा में लटका हुआ नहीं, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि सर सॉइल तो आपने नीचे लिखा है और प्लांट को ऊपर हवा में लटका दिया, ऐसा नहीं है। इस प्लांट की रूट कहां पर प्रेजेंट होगी, इस सॉइल में प्रेजेंट होगी। और जब प्लांट की रूट रेस्पिरेशन करेगी तो यहां पर भी CO2 रिलीज होगी और वो CO2 कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर। तो CO2 फोटोसिंथेसिस के थ्रू आ रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। यानी कार्बन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, फोसिल फ्यूल। बेटा फोसिल फ्यूल, जैसे मान लो ह्यूमन व्हीकल्स यूज करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल की बर्निंग होती है, फोसिल फ्यूल कोल की बर्निंग होती है, कोयले को भी जलाया जाता है, ठीक है। यानी अगर मान लो इस प्लांट को, इस ट्री को आप यहाँ पर बर्न करते हो, इसको जलाते हो, तो बर्निंग के थ्रू भी, कंबशन के थ्रू भी बोलो क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। यानी जब इस ट्री को आप जलाओगे, आप व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हो, तो उसकी जब बर्निंग होती है तो क्या रिलीज होती है, CO2। यानी बर्निंग के थ्रू भी CO2 कहां जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है। बेटा सॉइल रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, सॉइल रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, सॉइल में प्रेजेंट डीकंपोजर्स और सॉइल में प्रेजेंट इस प्लांट की रूट रेस्पिरेशन कर रही है। आई बात समझ में, ठीक है ना बेटा। क्या नाम है स्टूडेंट का, बेटा क्लियर हो गया, जिसने पूछा सॉइल रेस्पिरेशन कैसे करेगा, क्लियर हो गया ना बेटा। सॉइल रेस्पिरेशन नहीं कर रही है, सॉइल में जो डीकंपोजर्स प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और सॉइल में इस प्लांट की जो रूट प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन कर रही है, क्लियर, वेरी गुड बेटा। तो यहां पर जो मैंने कार्बन साइकिल आपके सामने बनाया है, बोलो ये क्लियर हुआ क्या सभी को। बस 3 स्टेप याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आएगा और रेस्पिरेशन एंड बर्निंग के थ्रू वापस कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर। अब बेटा ये जो डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है, ये टेरेस्ट्रियल एरिया की कार्बन साइकिल है। अभी एक्वेटिक की हमने बात ही नहीं की, टेरेस्ट्रियल एरिया का कार्बन साइकिल है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, आप सभी को पता है यहां पर जो फूड चेन चलती है, बताओ मेन प्रोड्यूसर कौन होते हैं, आप कहोगे सर फाइटोप्लैंक्टन, वेरी गुड। इन पर फीडिंग करते हैं जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन पर स्मॉल फिश पर लार्ज फिश, ठीक है, क्लियर। बेटा हाइड्रोस्फेरिक CO2 ऐसी कोई टर्म नहीं होती, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर में CO2 की फॉर्म में नहीं होता, कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ये पॉइंट याद रखना। तो हाइड्रोस्फेरिक CO2 ऐसा कोई टर्म होती नहीं है, तो मैं क्यों लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप पूछ रहे हो हाइड्रोस्फेरिक CO2 कहाँ है, कहीं नहीं है, कहीं लिखा है क्या मैंने हाइड्रोस्फेरिक CO2, ठीक है। एटमॉस्फेरिक CO2 होता है, क्लियर। राजशेखर क्लियर हुआ, यस और नो लिखो बेटा जल्दी, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो अब देखो यहां पर समझना बेटा, अब यहां पर जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। यानी ये यहां से एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज करेंगे, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस,
ये भी तो प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिक्वायर्ड है, कहां से लेंगे? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। इन फाइटोप्लैंक्टन पर फीडिंग करेगा जूप्लैंक्टन, यानी कार्बन आगे बढ़ा, जूप्लैंक्टन पर स्मॉल फिश, कार्बन आगे बढ़ा, स्मॉल फिश पर लार्ज फिश, कार्बन आगे बढ़ा, यानी यहां पर भी कार्बन फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया, जब ये रेस्पिरेशन करेंगे तो वापस कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। एक पॉइंट और याद रखना बेटा, जब इनकी डेथ होती है तो आपको याद है इनका डेड पार्ट, डेड ऑर्गेनिक मैटर कहां पर कलेक्ट होता है? बॉटम में। और बॉटम में यहां पर जो कार्बन है, इनकी बॉडी में जो कार्बन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाता है। इसके लिए एनसीईआरटी टर्म यूज कर रही है कैलकेरियस सेडिमेंट, इसको एनसीईआरटी कह रही है कैलकेरियस सेडिमेंट। तभी तो हम कहते हैं कि वाटर बॉडी में टोटल कार्बन का 71% कार्बन डिसोल्व, ठीक है ना। वाटर बॉडी में कार्बन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जैसे वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वाटर बॉडी में, उनकी डेथ होती है तो उनका डिपोजिशन बॉटम में होगा, तो वहां पर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में डिपोजिट हो जाता है, यानी कैलकेरियस सेडिमेंट बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोस्फीयर होते हैं उनमें कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, टोटल ग्लोबल कार्बन का 71%। इसे आप याद, जैसे बेटा एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हुई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हुई तो उसे रेगुलेट कौन करेगा? उसे रेगुलेट करता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कार्बन डिसोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब वाटर का इवापोरेशन होगा तो कार्बन कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो अगर एटमॉस्फेरिक CO2 की कमी होती है तो उसे रेगुलेट कौन करता है बेटा? हाइड्रोस्फीयर। तभी तो हाइड्रोस्फीयर को हम कहते हैं कि मेन रिजर्वोयर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। रेस्पिरेशन भी होगा ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी होगा। रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ कार्बन एटमॉस्फेयर में चला जाता है और कुछ कार्बन वाटर बॉडी में ही डिसॉल्व रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन साइकिल, यानी कार्बन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो हुआ, इसको यहाँ पर कहा गया कार्बन साइकिल, ठीक है। कैलकेरियस सेडिमेंट, बेटा कैलकेरियस सेडिमेंट का मतलब है कि जब इनकी डेथ होगी तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बॉटम में कलेक्ट होगा उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो वहां पर कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में जमा हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए नाम दिया गया कैलकेरियस सेडिमेंट। आगे बात समझ में, बेटा वाटर में कार्बन CO2 की फॉर्म में नहीं है ना, वाटर में कार्बन CO2 की फॉर्म में नहीं है, तो वाटर से क्यों लेगा CO2? एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है। हाँ, वेदरिंग होगी ना बेटा, वेदरिंग होगी यहाँ पर भी। कैलकेरियस सेडिमेंट का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पर कार्बन जमा हुआ है, ठीक है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट की जो यहाँ पर नीचे रॉक बन रही है उसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी तो कार्बन रिलीज होगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एवापोरेशन होगा, ठीक है। तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी? वापस एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? कार्बन साइकिल सभी को समझ में आ गया? जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो घुमाया है उसी डायरेक्शन में एक बार आप इसको पढ़ना और एक बार बिना देखे इसको बनाए। अगर आपने एक बार इसको बिना देखे बना लिया, ठीक है, एक दो बार आप पढ़ोगे, उसके बाद बिना देखे बनाए, बिना देखे बना लिया, फिर इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो आप यहाँ पर समझें, ये हमारे मॉड्यूल में बना है कार्बन से, देखो वही है, पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेरिक CO2 प्लांट लेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू वापस कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में। प्लांट पर फीडिंग करेगा एनिमल, तो कार्बन एनिमल की बॉडी में आएगा, एनिमल रेस्पिरेशन करेगा तो वापस कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। इनकी डेथ होगी, क्या बनेगा? डेट्राइटस। डिकम्पोजिशन होगा सॉइल में, तो यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी, रूट रेस्पिरेशन करेगी तब भी CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी, और प्लांट को या फॉसिल फ्यूल जो भी कोल पेट्रोलियम होते हैं
को जब बर्न किया जाएगा तब भी क्या रिलीज होगी, CO2, यानी कार्बन वापस कहां चला जाएगा, एटमोस्फियर। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल, अब मुझे जल्दी से बताओ, फॉस्फोरस साइकिल यहां पर गैसियस साइकिल है या सेडिमेंट? वेरी गुड, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री साइकिल। और इसका रिजर्वोयर बताओ बेटा, इसका रिजर्वोयर क्या था? रिजर्वोयर लिथोस्फीयर, वेरी गुड, रिजर्वोयर लिथोस्फीयर। और बेटा याद रखें, लिथोस्फीयर में इनका जो मेन रिजर्वोयर होता है वो होती है रॉक, ठीक है। रॉक्स जो प्रेजेंट हैं मेनली इनमें फास्फोरस पाया जाता है, तो फास्फोरस का मेन रिजर्वोयर क्या होती है, चट्टाने होती है, रॉक्स होती है। बेटा जिस तरह से कार्बन हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उसी तरह से फास्फोरस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। आप सभी जानते हैं प्रोटोप्लाज्म का एलिमेंट होता है फास्फोरस। आपको पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है फास्फोरस, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोरस प्रेजेंट है। आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं हमारी बोन्स और टिथ में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। यहां तक कि एनर्जी करेंसी एटीपी में भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो फास्फोरस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, और ये भी हमें साइकिल के थ्रू ही मिलता है, न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू ही मिलता है। इसे कहा जाता है फास्फोरस साइकिल, AIPMT 2014, ठीक है। चलो समझना इसको ध्यान से। ये रही यहां पर रॉक सरफेस, कुछ रॉक सरफेस में यहां पर बना रहा हूं, और इसमें मैंने यहां पर शो किया फास्फोरस। ये है फास्फोरस, ठीक है, रॉक में प्रेजेंट है फास्फोरस, रॉक्स। बेटा जब रॉक सरफेस की विदरिंग होती है, विदरिंग होती है तो मिनरल्स रिलीज होते हैं, और कहां पर आते हैं, सॉइल में, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया सॉइल सॉल्यूशन, इसमें क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, यानी फास्फोरस यहां पर रिलीज हुआ विदरिंग प्रोसेस के थ्रू। अब सॉइल से आपको पता है कौन अपटेक करेगा, प्लांट, प्रोड्यूसर यहां से क्या लेंगे, फास्फोरस, ठीक है। बेटा याद रखना, प्लांट फास्फोरस को अपटेक करते हैं ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म, ऑर्थोफॉस्फेट, ये टर्म याद रखें, किस फॉर्म में, ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में ये इसे अपटेक करते हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, तो वहां पर क्या प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, नहीं करता ना। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, बताओ जल्दी, नाइट्रेट की फॉर्म में, वेरी गुड। उसी तरह से फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, याद रखिए। तो प्लांट ने अपटेक किया, प्लांट की बॉडी में फास्फोरस आया। जब इस पर हर्बीवोर फीडिंग करेगा, हर्बीवोर फीडिंग करेगा तो फास्फोरस हर्बीवोर की बॉडी में आएगा। इस पर कार्निवोर फीडिंग करेगा तो फास्फोरस कार्निवोर की बॉडी में आएगा, यानी फूड चेन के थ्रू यहां पर फास्फोरस आगे बढ़े फॉस्फेट की फॉर्म में बेटा, ऑर्थोफॉस्फेट, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा होता है ना, उस तरह से ऑर्थोफॉस्फेट। जब यहां पर इनकी डेथ हो, क्या बनेगा, डेट्राइटस, डेट्राइटस बना, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इसका जब डीकंपोजिशन होगा तो वापस से फास्फोरस कहां रिलीज हो जाएगा, सॉइल में। बेटा ऑर्थोफॉस्फेट फॉस्फेट की एक फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ते हो ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, उस तरह से फॉस्फेट की एक फॉर्म होती है, इसको ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है। तो प्लांट फॉस्फोरस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह से नाइट्रोजन को डायरेक्ट N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता, नाइट्रेट की फॉर्म में करता है, उसी तरह से पूछा जाए कि फॉस्फेट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो आपको आंसर देना है ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है।
तो बेटा ये जो मैंने यहाँ पर साइकिल बनाया, क्लियर हुआ क्या? सिंपल है, रॉक सरफेस से सॉइल में गया मिनरल, सॉइल से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर के पास, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास, तीनों की डेथ हुई, डेट्राइटस की फॉर्म में आया, डिकम्पोजिशन हुआ, वापस सॉइल में आ गया। ठीक है, तो सॉइल से प्लांट ने लिया, घूम फिर कर वापस सॉइल में आ गया। ठीक है, यानी फॉस्फोरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, इसे आप यहां पर नाम दोगे फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, रॉक में भी आता है बेटा, लेकिन रॉक में यहां डायरेक्ट सॉइल से नहीं आएगा, बताता हूं किस तरह आता है। मान लो यहां पर रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो वाटर के साथ कुछ फॉस्फोरस बहकर वाटर बॉडी में चला गया। अब जल्दी से बताओ, इस प्रोसेस को आप इनफ्लक्स कहोगे या आउटफ्लक्स कहोगे? कुछ स्टूडेंट इनफ्लक्स भी लिख रहे हैं बेटा। इनफ्लक्स कैसे हुआ? अरे वाटर के साथ बहता हुआ फॉस्फोरस वाटर बॉडी में चला गया। कहां चला गया? वाटर बॉडी में। तो आउटफ्लक्स हुआ ना, यहां से न्यूट्रिएंट साइकिल से कुछ मिनरल कहां चला गया? वाटर बॉडी में। तो इसे आप आउटफ्लक्स कहोगे, इसे आप इफ्लक्स कहोगे, इनफ्लक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर फॉस्फोरस इस वाटर बॉडी में आता है और धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन जाती है? रॉक ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की क्या बन जाती है? यहाँ पर चट्टान बन जाती है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है सेडिमेंट की फॉर्म में और यहाँ पर क्या बन जाती है? रॉक बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री साइकिल कहा गया है। अब देखो, फूड चेन सभी को पता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। और मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल फिश को फिश ईटिंग बर्ड भी खा सकती है। ये है यहाँ पर फिश ईटिंग बर्ड, जो इस वाटर बॉडी के आसपास ही रहती है। ठीक है, ये रही फिश ईटिंग बर्ड, जो किस पर फीडिंग कर रही है? स्मॉल फिश पर। इसने यहाँ पर ये क्या खा ली? स्मॉल फिश। तो बेटा ये जो फूड चेन है उस वाटर बॉडी में चल रही है जहां पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। जब यहाँ पर इस रॉक सरफेस की विदरिंग होती है, विदरिंग के दौरान यहां से क्या रिलीज होगा? फॉस्फोरस रिलीज होगा। और इस फॉस्फोरस को कौन अपटेक करेगा बेटा? फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन को कौन फीडिंग करता है? जूप्लैंक्टन। यानी फूड चेन के थ्रू फॉस्फोरस आगे बढ़ेगा और इस स्मॉल फिश को जो बर्ड यहाँ पर खा रही है, उस स्मॉल फिश की बॉडी में क्या है? फॉस्फोरस। तो जब ये बर्ड इन फिशेस को खाएगी तो इसकी बॉडी में भी क्या जाएगा? फॉस्फोरस। और ये बर्ड इस वाटर बॉडी में प्रेजेंट जो रॉक सरफेस होती है वहीं पर एक्सक्रीशन करती है। तो इसका जो फॉस्फोरस रिच एक्सक्रीटा होता है ये कहलाता है बेटा गुआनो। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, फॉस्फोरस वाटर के साथ बहकर आया, यानी आउटफ्लक्स हुआ, इफ्लक्स हुआ। वाटर बॉडी में आया, रॉक की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, यानी सेडिमेंट्री साइकिल। फिर धीरे धीरे जब इसकी वेदरिंग होती है तो यहाँ से फॉस्फोरस रिलीज होगा, फॉस्फोरस फूड चेन के लिए अवेलेबल होगा। फाइटोप्लैंक्टन यूज करेंगे, जूप्लैंक्टन यूज करेंगे, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। और स्मॉल फिश पर फीड करने वाली जो फिश ईटिंग बर्ड है, जब वो स्मॉल फिश को खाएगी तो उसकी बॉडी में क्या जाएगा? फॉस्फोरस। ठीक है, और जब फॉस्फोरस बॉडी में जा रहा है तो एक्सक्रीशन के थ्रू फॉस्फोरस ही रिलीज होगा। तो ये जब एक्सक्रीशन करती है उस फॉस्फोरस रिच एक्सक्रीटा को क्या कहा जाता है? गुआनो। ये टर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। तो बेटा रॉक सरफेस पर वापस फॉस्फोरस पहुंचता है, किस तरीके से पहुंच रहा है? इस फिश ईटिंग बर्ड के एक्सक्रीटा के थ्रू। आगे बात समझ में, इसको क्या कहा गया? गुआनो कहा गया। तो यहाँ पर फॉस्फोरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच साइक्लिक पाथवे की फॉर्म में फ्लो होता है, इसको क्या कहोगे? फॉस्फोरस साइकिल है। ठीक है, गुआनो एक्सक्रीटा है बेटा। आ जाओ मॉड्यूल पेज नंबर 90 पेज नंबर 90 पर आ जाए। सॉइल तक तो बेटा फिर गैदरिंग प्रोसेस से जाएगा ना, राजशेखर यहाँ बताया तो था। ये देखो, गैदरिंग होगी वापस सॉइल में चला जाएगा। पेज नंबर 90 निकाल लिया क्या सभी ने? AIPMT 2014
109। ये जो बेटा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, ये जो यहाँ पर फ्लो चार्ट बना है, ये रहा वो फ्लो चार्ट फॉस्फोरस साइड। ये फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना। इसी फ्लो चार्ट को मैंने यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया और इसमें ये वाटर बॉडी वाला पार्ट ऐड किया। यहाँ पर वाटर बॉडी वाला पार्ट नहीं है, बस रन ऑफ लिख दिया, इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया। मैंने यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू कर दिया ताकि पूरा फॉस्फोरस साइकिल आपको क्लियर हो जाए। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इस जगह पर लिख दिया है बी, इस जगह पर लिख दिया है ए, इस जगह पर लिख दिया है डी और इस जगह पर लिख दिया है सी। यानी ये एज इट इज फ्लो चार्ट जो एनसीईआरटी में है वो कहां पर आया, आपके एग्जाम में आया 2014। बस ये बॉक्स से नाम हटा दिए और एबीसीडी लिख दिया, आपको पहचानना था। तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या होगा यहाँ पर, ए होगा डेट्राइटस, बी होगा रॉक मिनरल्स, सी होगा प्रोड्यूसर और डी होगा लिटरफॉल। लिटरफॉल क्योंकि प्लांट से गिर रहा है ना बेटा, तो प्लांट का डेड पार्ट क्या होगा, लिट, इसलिए कहा गया लिटरफॉल। आंसर थर्ड। बोलो आसान है क्या, टफ हुआ, बोलो टफ है क्या, ये बहुत आसान है बेटा। बस ये इसकी साइकिल आप याद रखो, नाम हटा दिए जाएंगे, एबीसीडी लिख दिया जाएगा, बस आपको ये पहचानना है। अब एक क्वेश्चन और देखें बेटा, पेज नंबर 87 पर है। पेज नंबर 87 पर 2012 में पूछा गया था। 78 देखें, आंसर दो, सोच समझ के आंसर देना। 78 which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in ecosystem? बेटा यहां पर सल्फर भी है ऑप्शन में, फॉस्फोरस तो है ही, सल्फर भी ऑप्शन में है, तो आंसर थर्ड जाना चाहिए या फोर्थ? बेटा आंसर जाएगा फोर्थ, आंसर फोर्थ जाएगा इसका, ठीक है, आंसर इसका फोर्थ ही गया था। जो फॉस्फोरस साइकिल होता है ये प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल होता है, प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल। इसको प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस गैसियस फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, जबकि सल्फर तो गैसियस फॉर्म में मिल जाता है, SO2 की फॉर्म में, SO3 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो सल्फर गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में आ सकता है, ठीक है, सल्फर गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी आप सेडिमेंट्री को ही दो। अगर सल्फर के बारे में पूछा जाए तो गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों में आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी सेडिमेंट्री को दोगे। लेकिन इस तरह से ऑप्शन में सल्फर और फास्फोरस दोनों हो तो फिर प्रायोरिटी आप फास्फोरस को दोगे, क्योंकि फास्फोरस गैसियस फॉर्म में नहीं मिलता, प्योरली सेडिमेंट्री होता है। आई बात समझ में, इसलिए यहां पर आंसर गया था 2012 में 4 फास्फोरस साइकिल। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल, ये एनसीईआरटी में गिवन है। कैरेक्टर्स कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। पहला है रिजर्वोयर, आप सभी जानते हैं मेन रिजर्वोयर है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर भी हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मेन रिजर्वोयर हाइड्रोस्फीयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर से एंट्री होती है, इसलिए एटमॉस्फेयर भी हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर आपको पता है रॉक्स, लिथोस्फीयर, ये रिजर्वोयर है। सेकंड गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, राइट बना हुआ है अकर्स होता है, या क्रॉस बना हुआ है नहीं हो, क्योंकि कार्बन तो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो गैसियस एक्सचेंज होगा, लेकिन फास्फोरस का नहीं होता क्योंकि फास्फोरस गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। एटमॉस्फेरिक इनपुट की बात की जाए तो बेटा कार्बन का एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है, फास्फोरस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, जबकि फास्फोरस का बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि फास्फोरस एटमॉस्फेयर में
गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, जबकि कार्बन तो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब रेनफॉल होगा तो रेनफॉल के थ्रू CO2 बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की फॉर्म में अर्थ पर आ जाएगा, यानी कार्बन का एटमॉस्फेरिक इनपुट रेनफॉल के थ्रू होता है, जबकि फास्फोरस का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंस क्लियर है बेटा? एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिजर्वोयर याद रखो, और गैसेस एक्सचेंज होता है नहीं होता, एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है नहीं होता। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एनसीईआरटी में गिवन जरूर है, एनसीईआरटी में दिए तो है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रिजर्वोयर जरूर आप याद रखें, कार्बन साइकिल का हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर और फास्फोरस साइकिल का लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट है बेटा। एटमॉस्फेरिक इनपुट का मीनिंग है एटमॉस्फेयर से अर्थ पर रेनफॉल के थ्रू इनका इनपुट होता है यानी। ठीक है ना, तो याद रखें ये जो कार्बन है, चलो आप एनसीईआरटी में ही देख लो, एनसीईआरटी निकालें। एनसीईआरटी निकाले बेटा, आगे क्या पेज नंबर 254 पर आए। आगे क्या, पेज नंबर 254। इसमें बेटा लास्ट जो पैराग्राफ है इसे आप पढ़ें। यहाँ लिखा है the other two major and important differences between carbon and phosphorus cycle are firstly, पहला एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक इनपुट लिखा है, यहाँ पर आप थ्रू रेनफॉल लिख लेंगे तो ये आपका और अच्छे से क्लियर होगा। थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। ठीक है, थ्रू रेनफॉल, कार्बन तो कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो फास्फोरस है वो तो नेग्लिजिबल है, यानी इसका इनपुट भी हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल भी मानते हैं। और सेकंड लिखा है गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में नहीं होता। आगे बात समझ में, बोलो ये क्लियर हो गया क्या एटमॉस्फेरिक इनपुट वाला कॉन्सेप्ट? ओके बेटा, ठीक है ना, थ्रू रेनफॉल लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, थ्रू रेनफॉल, याद रखें इसको। चलो यहाँ पर इकोसिस्टम कंप्लीट हुआ, इकोसिस्टम के चारों फंक्शन कंप्लीट हो गए बेटा। एनर्जी फ्लो पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ लिया, चारों फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप मुझे आंसर दो बेटा, हमने जो सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ी थी वो सीक्वेंस एक बार बताना सभी स्टूडेंट। स्टैंडिंग स्टेट बता चुका हूं बेटा, स्टैंडिंग स्टेट मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किसी एरिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट है उनका जो ड्राई वेट होता है वो कहलाएगा उस एरिया की स्टैंडिंग ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। वेरी गुड। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इकोसिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बायोम पढ़ना है। बायोम पढ़ने से पहले बेटा दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम बायोम पर जाएंगे। देखो, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, यहां से दो पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पॉइंट है, आप याद रखना। सबसे पहला तो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दी, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, पोल एहरलिच। ठीक है, ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है।
दूसरा बेटा रिवेट का मीनिंग यहां पर हम ले रहे हैं स्क्रू, और कोपर का मीनिंग ले रहे हैं ओपनिंग, स्क्रू ओपनिंग, स्क्रू खोलना। ठीक है, समझना ध्यान से, स्क्रू खोलना। पॉल एहरलिच ने इस हाइपोथेसिस में इकोसिस्टम को कंपेयर किया एक एयरप्लेन से। ठीक है, अब समझो, मान लो आपने अभी नीट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया और आप सभी का सिलेक्शन हो चुका है। समझना बेटा, समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप सभी का सिलेक्शन हो चुका है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने सिलेक्शन की खुशी मनाने के लिए इंडिया से बाहर जाने का सोचा। जैसे मान लो प्रांजल की बात की जाए, तो प्रांजल ने सिलेक्शन की खुशी मनाने के लिए लंदन जाने का सोचा कि चलो लंदन घूमकर आते हैं। तो इसने लंदन जाने के लिए एयरप्लेन का टिकट बुक कराया और एयरप्लेन में जाकर बैठ गए। समझना बेटा ध्यान से, ये एग्जांपल मैं जो ले रहा हूं, इससे आपको ये हाइपोथेसिस बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है ना, डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में ना आए, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। तो ये एयरप्लेन में जाकर बैठ गया, ठीक है, लंदन के लिए रवाना हुआ। इसने देखा एयरप्लेन में सामने एक बहुत अच्छी टीवी लगी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड बहुत अच्छा है। तो प्रांजल ने सोचा कि ये टीवी इस एयरप्लेन में क्या कर रही है, ये तो मेरे घर होनी चाहिए। तो इसने टीवी के स्क्रू खोलना स्टार्ट किया। ठीक है, और टीवी के स्क्रू खोलकर टीवी को घर ले आया। अब मुझे बताओ, उस एयरप्लेन से प्रांजल ने टीवी हटा दी, एयरप्लेन को कोई ज्यादा नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, टीवी हट गई, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। चलो अगली बात करते हैं सत्यम शर्मा। एक स्टूडेंट और है, सत्यम शर्मा। इसने रिजल्ट देखा, इसका भी सिलेक्शन हो गया। ये अपने सिलेक्शन की खुशी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। कहा जा रहा है? स्विट्जरलैंड। इसने भी एयरप्लेन का टिकट बुक किया, एयरप्लेन में जाकर बैठ गया। इसने देखा यार मैं जिस सीट पर बैठा हूं बहुत कंफर्टेबल है, जिस सीट पर बैठा हूं बहुत कंफर्टेबल है, ये सीट यहाँ क्या कर रही है, ये तो मेरे घर पर होनी चाहिए, इस पर बैठकर मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, सीट के स्क्रू खोलना स्टार्ट किया और सीट को लेकर कहां आ गया, अपने घर पर आ। तो सत्यम ने एयरप्लेन से सीट को हटा दिया। बोलो कोई ज्यादा नुकसान होगा क्या एयरप्लेन का? होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अगली बात, थर्ड है, बात की जाए शंकर लाल। एक स्टूडेंट यहां पर है जिसका नाम है शंकर लाल। इसने भी अपना रिजल्ट देखा और इसका भी सिलेक्शन हो। ये सिलेक्शन की खुशी मनाने के लिए न्यूजीलैंड जा रहा है। ठीक है, इसने एयरप्लेन का टिकट बुक किया और एयरप्लेन में जाकर बैठ गया। इसने देखा एयरप्लेन उड़ रहा था। इसने देखा एयरप्लेन के जो विंग्स हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर इन्हें खोलकर मैं अपने लगा लूं तो मैं खुद उड़ूंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, विंग्स के स्क्रू खोलना स्टार्ट कर दिया और एयरप्लेन के विंग्स खोल लिए। अब बताओ, अगर एयरप्लेन से विंग्स हटते हैं तो बोलो नुकसान होगा क्या? यस, वेरी गुड, नुकसान होगा बेटा, क्योंकि एयरप्लेन्स में विंग्स का होना जरूरी है। तो यहां पर पॉल एहरलिच ने एयरप्लेन के जो विंग्स हैं, एयरप्लेन के जो विंग्स हैं उन्हें कंपेयर किया इकोसिस्टम में मिलने वाली की स्टोन स्पीसीज से। पढ़ चुके हैं बेटा की स्टोन, यानी जिस तरह से एयरप्लेन्स के सर्वाइवल के लिए विंग्स का होना जरूरी है, एयरप्लेन के सर्वाइवल के लिए विंग्स का होना जरूरी है, उसी तरह से इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए की स्टोन का होना जरूरी है। यानी यहाँ पर पॉल एहरलिच कहता है कि अगर इकोसिस्टम से शुरुआत में धीरे धीरे स्पीसीज हटती है, अगर मान लो ऐसी स्पीसीज हट रही है
जिनका इकोसिस्टम में ज्यादा रोल नहीं है, तो शुरुआत में इकोसिस्टम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एयरप्लेन से टीवी सीट हटी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हटती जाती है तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स से सिंपल होने लगेगा, फूड के लिए ऑप्शंस कम होने लगेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर स्पीसीज हटती जाएंगी तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज हट रही है, डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज हट रही है। अगर कीस्टोन स्पीसीज को हटा दिया जाए तो फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहां पर रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस में बेटा क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस में रिवेट क्या इंडिकेट करता है? बोलो आंसर दो, आंसर दो। नंबर ऑफ स्पीसीज पर भी डिपेंड करेगा, कीस्टोन पर तो डिपेंड करता ही है क्योंकि कीस्टोन का तो होना जरूरी है। नंबर ऑफ स्पीसीज पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्पीसीज कम होने लगेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी, फूड वेब कैसा हो जाएगा? सिंपल, और इकोसिस्टम लेस स्टेबल हो जाएगा। बताओ यहाँ पर रिवेट का मीनिंग क्या है? कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं स्क्रू, कुछ लिख रहे हैं कीस्टोन, कुछ लिख रहे हैं स्क्रू। हाँ, तो बेटा यहाँ पर रिवेट का मीनिंग आपको स्क्रू आंसर नहीं देना, स्क्रू तो समझने के लिए हमने पढ़ा है यहाँ पर कि एयरप्लेन से स्क्रू हटाते जा रहे हैं, एयरप्लेन को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर रिवेट का मीनिंग होगा स्पीसीज, रिवेट का मीनिंग ओनली कीस्टोन भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अदर स्पीसीज भी तो हटेंगी। तो रिवेट का मीनिंग होगा स्पीसीज, यानी इकोसिस्टम से स्पीसीज हटा रहे हो, एयरप्लेन से स्क्रू हटा रहे हो। आई बात समझ में? और डिपेंड करेगा कौन सी स्पीसीज हट रही है। अगर कीस्टोन हटा दी जाएगी तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना याद रखें, बस दो ही पॉइंट याद रखने के, साइंटिस्ट का नाम, दूसरा रिवेट क्या इंडिकेट करता है? स्पीसीज। बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता है। डेविड टिलमैन ने कहा ऐसे इकोसिस्टम जिनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो ऐसे इकोसिस्टम में लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, यानी पर ईयर बायोमास में वेरिएशन कम होते हैं। समझना बेटा ध्यान से, दो एरिया में ले रहा हूं, ठीक है बेटा। ये मॉड्यूल एनसीईआरटी दोनों में है, ये आगे आता है जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये आगे हम नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आप समझ लें। बायो में स्टार्ट करने से पहले ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट, दो इकोसिस्टम ले रहा हूं बेटा, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा टुंड्रा। आप सभी जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज्यादा, मोर स्टेबल, टुंड्रा में डाइवर्सिटी कम, लेस स्टेबल, ठीक है। अब ऐसा एरिया जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, फूड के लिए ऑप्शंस ज्यादा होंगे। तो अगर मान लो ऐसे एरिया से कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती है तो बोलो बायोमास पर कोई ज्यादा इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि फूड के लिए ऑप्शंस और होंगे। लेकिन ऐसा इकोसिस्टम जहां डाइवर्सिटी कम है, फूड वेब सिंपल है, फूड के लिए ऑप्शंस कम है, तो अगर वहां पर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उस पर डिपेंड होने वाली दूसरी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस ऑफ फूड कम है, फूड के लिए ऑप्शंस कम है। तो ऐसे इकोसिस्टम में बायोमास में वेरिएशन आने का चांस ज्यादा होता है जहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। तो डेविड टिलमैन ने कहा ऐसे इकोसिस्टम जहां स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर ईयर बायोमास में वेरिएशन कम आते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक दो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत फूड के लिए ऑप्शन है,
बायोमास मतलब बेटा वेट होता है ना, कितनी बार बताया मैंने आपको। आप कंपेयर करो, जैसे मान लो एक साल का गैप लेना है, जैसे 2021 चल रहा है, अभी आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी डाइवर्सिटी है उसका आप ड्राई वेट कैलकुलेट करें, फिर एक साल बाद देखें ड्राई वेट कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे 2000 किलोग्राम था तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं है बढ़कर या घटकर, ठीक है ना। जैसे मान लो 2000 किलोग्राम था तो घटकर हो सकता है 1800 रह जाए, एक आध स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है ना, इतना वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो टुंड्रा एरिया जहां पर डाइवर्सिटी कम है और स्पीसीज एक्सटिंक्ट होना अगर शुरू हो जाती है तो फिर वो एरिया जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मान लो शुरुआत में 500 किलोग्राम था, एक साल बाद देखा 50 ही रहेगी, ठीक है ना। तो वेरिएशन आने का चांस ज्यादा कहाँ होगा, जहां डाइवर्सिटी कम होगी, फूड वेब सिंपल होगा, फूड के लिए ऑप्शंस कम होंगे, इकोसिस्टम लेस स्टेबल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। बायोमास कम होने का मीनिंग यही होगा ना बेटा, बायोमास कम कब होगा, जब वहां से ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज एक्सटिंक्ट होना शुरू होगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे बेटा जो हमने यहाँ पर समझे। यहाँ पर इकोसिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इकोसिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बायोम्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बायोम्स पढ़ेंगे। बेटा बायोम्स मैं आपको शुरुआत में उसका आइडिया दे चुका हूं। बेटा इकोसिस्टम सर्विसेज आगे, अबे इकोसिस्टम सर्विसेज आप पूछ रहे हो, आगे आएगा बेटा जब बायोडायवर्सिटी हम पढ़ेंगे, वहां पर आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।